आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है। तो देखिए, मनुष्य की जो आँख होती है ना, ये 576 मेगापिक्सल का होता है। तो 576 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसी जीवित शरीर के अंदर अगर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी भी जीवित शरीर के अंदर अगर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है नेक्रोसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके फैक्ट के बारे में, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किसी चोट या विष या तनाव के असर से जब कोशिका की मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है नेक्रोसिस कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले जबकि आंतरिक कारणों से होने वाली जो व्यवस्थित कोशिका की मृत्यु होती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो एप्टोसिस कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका जीवधारुओं की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो देखिए इसको जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है ना, वो कोशिका होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज ये जो किस पे किए थे, तो बोतल की कार्क में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो देखिए कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ना, ये वनस्पति शास्त्री स्लोइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने जो है किया था। और कब किए थे, तो 1838 में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे लंबी जो कोशिका तंत्रिका होती है ना, वो न्यूरॉन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जिन प्राणियों में कोशिकाओं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है तो उन्हें जो हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उसे जो द्विकोरकी कहा जाता है। तो द्विकोरकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सी कोशिका पौधे के विभिन्न अंगों को जो है जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। तो देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका है ना, ये पौधे के विभिन्न अंगों को जो है जन्म देता है और पौधे को जो है बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित किसमें होता है। तो देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में जो है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए जो है ना, ये आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन का जो है आपका कभी कभी पूछा जाता है कि आयरन को जो है किससे डिनोट करते हैं, तो Fe से जो है आयरन को डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नेरिस फेरेटिमा यानी केचुआ तथा हीरोडेनेरिया यानी जो है रक्त चूसक जो जोक होते हैं वो किस संघ का उदाहरण है। तो देखिए, ये जो केचुआ और रक्त चूसक जो जोक है ना, ये आपका किस संघ का उदाहरण है, तो ये आपका एनेलिडा संघ का उदाहरण है। तो एनेलिडा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कोशिका का शक्ति गृह ये जो है किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का जो पावर हाउस है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोशिका का जो शक्ति गृह यानी पावर हाउस जो है ना, ये सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रकाश का वेग अधिकतम जो ये किस में होता है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग है ना वो सबसे ज़्यादा आपका निर्वात में होता है। तो निर्वात जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग है वो सर्वप्रथम रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो देखिए प्रकाश की जो गति होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जो आपको ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है। तो देखिए सूर्य से प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में जो है 8.15 मिनट लगता है। कहीं कहीं आपकी किताब में जो है 8.16 भी दिया रहता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, या तो 8.5 दिया रहेगा या तो 8.16 दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए मीडियम के तापमान में जो है वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर जो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे ना तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपकी जो है बिहार पुलिस ज़रूर निकल जाएगा। बस आपको जो वीडियो में जितने भी मैं पॉइंट्स फैक्ट बता रहा हूं ना, आपको जो है उसे एकदम बारीकी से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है। तो देखिए मानव नेत्र में जो आइरिस का काम होता है ना वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रित करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हो दोस्तों, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव की आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो किस पर बनता है। तो देखिए मानव की आंख पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है ना ये आपका रेटिना पर बनता है। तो ये आपको याद रखना है। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार का बनता है। तो देखिए मानव आंख की जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब है ना ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को जो है ये किया जाता है, ठीक है। तो नेत्रदान में जो आँख के कॉर्निया भाग को जो है वो दान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो इस दोष को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है उसे जो है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो इस दोष को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है तो उसे जो है दूरदृष्टि दोष यानी जो है हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है। तो देखिए ये जो ध्वनि तरंगे है ना ये आपका निर्वात में नहीं चल सकता है। तो निर्वात जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि ध्वनि की चाल अधिकतम जो वो किस में होती है। तो देखिए ध्वनि की जो चाल है अधिकतम इस्पात में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ध्वनि स्तर के मापन इकाई को जो है वो डेसिबल कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि तरंग जो ये किस प्रकार की ये है तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अवश्रव्य तरंगी की आवृत्ति कभी कभी पूछी जाती है। तो देखिए अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ना वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है वो किससे होता है। तो देखिए डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है ना वो ध्वनि से होता है। ध्वनि एक किस प्रकार का तरंग है। तो ये एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ध्वनि एक किस प्रकार का तरंग है तो यांत्रिक तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बात कर ले ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा में जो है ध्वनि का संचरण जो है वो संभव है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि जो है केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। अगर पूछा जाए कि द्रव गैस एवं प्लाज्मा में जो है ध्वनि किस तरंग के रूप में चलती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ठोस में जो ये किस प्रकार की तरंग के रूप में चलती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जो है वो संचरण कर सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले माइक्रोफोन ध्वनि को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि माइक्रोफोन का जो है कार्य क्या होता है। तो देखिए माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो लाउड स्पीकर होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि केल्विन मान से जो है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो देखिए केल्विन मान में जो मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर है ना ये 310 केल्विन होता है। तो 310 केल्विन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके फैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेल्सियस स्केल पर जो है मानव का जो है तापमान कितना होता है, तो वो 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम है टेम्परेचर है वो समान कब होता है। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान है ना ये -40 डिग्री पर जो है वो समान होता है। तो -40 डिग्री फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि स्त्रियों को नसबंदी को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए स्त्रियों की जो नसबंदी होती है ना उसे जो है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि पुरुषों के नसबंदी को जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए पुरुषों के नसबंदी को जो है ये वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है ना ये वेंकैया नायडू है। तो वेंकैया नायडू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 13वें नंबर के जो है भारत के उपराष्ट्रपति है। तो कभी कभी नंबर भी पूछ दिया जाता है कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं वो कितने नंबर के जो है उपराष्ट्रपति है। तो वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। बात कर ले 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये मोहम्मद हमीद अंसारी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए बिंबों की जो संख्या वो कितनी होगी। तो देखिए जब कोई दो वस्तु को जो समानांतर दर्पण यानी जो है इस तरह के समानांतर दर्पण पर जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो इसकी जो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी ना वो अनंत होगा। तो अनंत जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फैक्ट के बारे में कि दांत के डॉक्टर का दर्पण जो है वो किस दर्पण होता है। तो दांत के जो डॉक्टर का दर्पण होता है ना वो अवतल दर्पण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दाढ़ी बनाने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पानी में हवा का बुलबुला जो छूटता है ना वो किस तरह का जो है लेंस का प्रयोग होता है, तो वो जो आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको जो है कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि गाड़ी की हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण लगता है। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है कि गाड़ी की हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण लगता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। भले ही मैं 16 क्वेश्चन लाया हूँ लेकिन आपको इतने सारे फैक्ट बता दिया हूँ कि आपका जो है इनसे एक भी प्रश्न जो है वो छूट कर नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसका जवाब जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि गाड़ी की हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण लगता है, अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।